साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चाहते संस्थान में। और मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश। रात हो चुकी है, सोने का समय आ गया है नजदीक। रात को अगर पार्टी हो सकती है तो रात को पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये गाना गा के हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। पढ़ाई भी हो सकती है और पार्टी भी हो सकती है, दोनों हो सकता है। तो चलिए फटाफट आप लोग बता दीजिए कमेंट करके कि आवाज जा रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और लाइक कर दीजिएगा। लाइक जितने अधिक रहेंगे उससे मालूम चलेगा कि जितने भी यूजर हैं वो एक्टिव हैं। आप अपनी हाजिरी कैसे लगाएंगे? लाइक करके। लाइक करिए, इसका मतलब आपकी हाजिरी लग गई। शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिएगा जिससे और भी जो स्टूडेंट्स हैं वो आ सके। और आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आज मैं लेकर आया हुआ। तो सभी लोग आ चुके हैं। मंजू गुप्ता जी, अमृता सिंह जी, प्रियंका सिंह जी, शशि त्रिपाठी, रेणु यादव, गीता देवी, सीमा पांडे, राज साहू, रेखा यादव, मीना चौधरी, अरुणदीप जी, पंकज जी, सबका स्वागत है। सभी मेरे प्यारे अध्यापकों को मेरा नमस्कार है। और आप सब भावी अध्यापक हैं, भावी कर्णधार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी आशा के साथ। देखिए, आज मैंने शुरू में कुछ कठिन प्रश्न रखे हैं और इसके बाद कुछ आसान प्रश्न रखे हैं। तो कठिन और आसान दोनों तरह के प्रश्नों को एक साथ मैंने सम्मिलित किया है। आशा करता हूं कि आप सबको ये प्रश्न अच्छे लगेंगे और मजा आएगा। शुरू करें। आज सब आज का सबसे पहला प्रश्न, पंडिय साल सत्य बखाणई देह रुद्ध बसंत न जानई अमड़ा गमड़ तेन विखंडिय तो विड़ी ऋलजई भणई हऊ पंडिय। अब आप देखिए कि आदिकाल की महत्वपूर्ण पंक्तियों में पंडिय सरल सत्य बखाड़ई, यानी पंडित और संत लोग इनका बखान करते हैं। तो लगभग लोग इसका आंसर जानते हैं। आसान सा प्रश्न है, पहला प्रश्न आसान ही है, लेकिन परीक्षाओं में पूछा खूब जाता है। किसका है? सराहपा का है। सराहपा को हिंदी का पहला कवि कहा गया। हिंदी का पहला कवि, देखिए बड़ा विवाद है हिंदी के पहले कवि को लेकर। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम आदि कवि कौन है, प्रथम आदि कवि कौन है, तो वहां एक प्रश्न बनता है। और हिंदी का प्रथम कवि कौन है, यह भी एक प्रश्न बनता है। तो हिंदी का प्रथम आदि कवि अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब दूसरा होगा। हिंदी का प्रथम कवि अगर आपसे पूछा जाए तब उसका जवाब दूसरा होगा। और हिंदी का प्रथम महाकवि अगर पूछा जाए, हिंदी का प्रथम महाकवि अगर आपसे पूछा जाए तो इसका जवाब अलग होगा। और किसी आलोचक के आधार पर पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला कवि कौन है, तब और अलग प्रश्न होगा। अब हिंदी का प्रथम कवि पूछा गया है, प्रथम आदि कवि पूछा गया है, और यहां पूछ ले हिंदी का प्रथम आदि कवि कौन है, हिंदी का प्रथम आदि कवि कौन है। अब यहां इसका जवाब बदल गया। सारा जवाब बदला है। हिंदी का प्रथम अगर आदि कवि पूछेगा तो हम बात करेंगे किसकी? स्वयंभू की बात करेंगे। स्वयंभू की बात करेंगे। अगर हिंदी का प्रथम आदि कवि हमसे पूछा जाएगा तो स्वयंभू होंगे। प्रथम आदि कवि की बात किया जाएगा तो यहां किसी भाषा की बात नहीं की जा रही है, इसलिए सीधे सीधे हम वाल्मीकि के पास पहुंच जाएंगे। वहां पर वाल्मीकि उत्तर होगा। और हिंदी का प्रथम कवि पूछा जाएगा बिना किसी आलोचक का नाम लिए, तो वहां सही उत्तर होगा सराहपा को हिंदी का पहला कवि सभी लोग मिलकर मानते हैं। और हिंदी का प्रथम महाकवि अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहां एक जवाब होगा चंद बरदाई। देखिए प्रश्नों में कितनी ज्यादा समानता है। देखिए जितने लोग हैं लाइक उसका आधा है, मतलब आप हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। हाजिरी लगाइए पहले, जितने लोग आइए अंगूठा टिकाइए, इससे लग जाएगा कि आपकी हाजिरी लग चुकी है और फिर आप आगे आइए।
तो यहां हिंदी का प्रथम आदि कवि स्वयंभू, प्रथम आदि कवि वाल्मीकि, हिंदी का प्रथम कवि सराफा, हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्र। अब यहां भी अलग अलग बन जाएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे पहला कवि माना, पुष्य पुंड को हिंदी का पहला कवि किसने माना। अब इसमें भी और कैटेगरियां बन जाएंगी आलोचकों के अनुसार। राम कुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि किसे कहा, ग्रियर्सन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके पास में रख रहा हूं कि मैंने वैसे क्लास में आप सबको बताया है, इसका जवाब मैं क्लास के अंत में दूंगा। हिंदी का पहला इतिहास लिखने वाले, इस्तवार दलालतित्तुर लिखने वाले, इस्तवार दलालतित्तुर इंदुई हिंदुस्तानी लिखने वाले फ्रेंच लेखक गारसा दतासी ने प्रथम लेखक किसे माना है, किसे माना है। इस सवाल का जवाब मैं सबसे अंत में दूंगा। बहुत सारे लोग इसका जवाब जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आपको यह बताना है कि गारसा दतासी ने प्रथम लेखक किसे माना है। अपने इतिहास ग्रंथ में उन्होंने प्रथम लेखक किसको माना है, यह आपको बताना है। अगर लास्ट तक बता देंगे तो ठीक है, नहीं मैं लास्ट में आपको स्वयं बताऊंगा। क्लियर है। सपना जी आ गई हैं, सीमा, ऋचा शुक्ला आ गई हैं, प्रतिभा मिश्रा, नीतू सिंह, राज साहू और सुबोधनी देवी। सपना, चलिए मीना भी आ गई, स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, जो जिड़ सासण भाषियु सो भई कहियाड़ सारू, और जो पालई सई भाऊ करी सो सरी पावई पारू, वही पार पा सकता है। यहां पर आपको बताना है कि शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी, देवसेन या सरहपा। यहां कहा गया है कि जो जिड़ शासन भाषयु सो भई कहियड़ सारू, जो पाइल सल भाऊ करी सो सरी पावे पारू। डी ऑप्शन ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सराहपा की पंक्ति है। और बताइए, फटाफट बताइए। सीमा कह रही है अंगद को माना है तासी ने। ठीक है, अरे जवाब दो यार मर्दे, आप लोग इतना देर से आके देख रहे हैं, जवाबवा कौन देगा भैया, जवाब दो भाई। अरुण जी ने कहा देवसेन। ठीक है, एकदम सही जवाब है देवसेन। देवसेन ने यह बात कहां लिखी है, तो श्रावकाचार में लिखी है। श्रावकाचार को हिंदी की पहली रचना भी माना जाता है। और श्रावकाचार में क्या देखने के लिए मिलता है कि इसमें श्रावक धर्म का प्रचार प्रसार किया गया है। किसका किया गया है, श्रावक धर्म का। और मूल रूप से यह ग्रंथ जो है यह जैन धर्म पर आधारित है। देखिए, तीन धर्म एक साथ चल रहे हैं लगभग आसपास, सिद्ध, नाथ और जैन। सिद्धों के यहां गृहस्थ जीवन तो है लेकिन बिना विवाह किए हुए, वो बिना विवाह किए हुए स्त्री के साथ रहना चाहते हैं और वो सारी चीजों को एक्सट्रीम लेवल पर करना चाहते हैं। स्त्री के साथ वो सहवास करना चाहते हैं, लेकिन सहवास करते समय भी वो क्या कर रहे हैं, नाड़ी का जागरण कर रहे हैं और वो वीर्य का निषेचन नहीं करना चाहते। वो मानते हैं कि सहवास करते समय वीर्य का निषेचन नहीं करना है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना है। और कैसे, 6 चक्रों के बाद सहस्रार चक्र में ले जाकर कुंडलिनी जागरण करना है और वहां शून्य तक पहुंच जाना है। और इस प्रकार से उन्होंने एक थ्योरी बनाई। उसी के बरक्स नाथ संप्रदाय था, वह भी गृहस्थ धर्म का विरोधी था। तो जो दो साहित्य पैरेलल चल रहे थे, तीसरे साहित्य की आवश्यकता थी जो भारत में या जो
साहित्यिक वर्ग जनता है, पढ़ा लिखा वर्ग जो है, वो कम से कम गृहस्थ धर्म की ओर आ सके। तो इसीलिए श्रावक धर्म की चर्चा की गई है, यानी कि गृहस्थ धर्म की चर्चा की गई है कि किस प्रकार से आपको गृहस्थ धर्म अपनाना चाहिए, किस प्रकार से गृहस्थ धर्म में स्वयं को रखना चाहिए। तो यहां पर यह पंक्ति जो ली गई है, यह देवसेन की है और यह श्रावकाचार से ली गई है। कंफर्म में है, समझ में आ गया? चलिए फटाफट, 47 लाइक है, फटाफट 50 लाइक करिए, बढ़ाइए। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाहि पवेश, और तहिवत चित्त विषाम करु से रहे कहीं उवेश। बहुत आसान सा प्रश्न है, ऐसे आंख बंद करिए, आंख बंद करके इसका जवाब आप सब दे सकते हैं। किसका जवाब है? एकदम आसान सा सवाल है। आप सब जानते हैं कि जहि मन पवन न संचरई, जहां मन का पवन, जहां मन नहीं जा सकता, जहां रवि नहीं जा सकता है, उसके लिए पंक्ति कही गई है। और बहुत आसान सा सवाल है सराहपा का। सराहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं और इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं वो किस रूप में है? कल भी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि जो सिद्धों ने जो रचनाएं लिखी वह किस शैली में लिखी थी? कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को भूल गया होगा। चलिए फटाफट बताइए, जिसको जिसको याद है वो बताइए कि सिद्धों ने किस शैली में रचना की है, किस शैली में उन्होंने रचना की है। देखते हैं कितना लोग सही जवाब दे पाते हैं। अरुण जी ने एकदम सही जवाब दिया, गीत शैली में। किस शैली में दिया है? गीत शैली में। यानी कि उन्होंने गाने के लिए वो रचनाएं लिखी थी। जैसे अनुष्ठान जब होता है, अनुष्ठान जब होता है मतलब अपने भारत में हर एक अनुष्ठान के लिए, मरण हो, शोक हो, हास्य हो, कोई भी ऐसा अनुष्ठान हो, सबके लिए अलग अलग तरह के विधान बनाए गए हैं। अब जैसे लड़की की विदाई जब होती है तो उस समय आप देखिए तो रुदन वाले गीत गाए जाते हैं। महिलाएं कैसे गाती हैं? अरे हमरे बीरनवा रोटिया के बनई है राम हो, अरे बीरन चली जाती, अरे बिट्टी, इस तरह से रोती है ना माताएं। उसमें क्या होता है कि रुदन के साथ साथ उनका पूरा परिवेश होता है। आई बाबू जब दूधवा कहीं है देई के बीरन के देई है हो, फिर उसके बाद रोएंगी। अब यहां पर तुरंत जो है रोएंगी और फिर, यानी कि उसमें उनकी पूरे जीवन की जो गाथा है, उनके आसपास का जो वातावरण है, सुबह से लेकर शाम तक वो लड़की जो काम करती थी, वो सारी चीज जो है वो उसमें जोड़ी जा रही है। एक अनुष्ठान हो गया। लड़की की विदाई से पहले गाली गाई जाती है और वो गाली की जो पद्धति है तुलसीदास के यहां आप देखिए अलग तरह की मिलेगी, अपने यहां कुछ अलग तरह की मिलेगी। पहले तो सीधे सीधे गाली दी जाती थी, लेकिन आजकल की जो भद्र महिलाएं हैं वो अलग तरह की गाली देती हैं। आज की जो भद्र महिलाएं कैसे गाली देती हैं? हाँ, हमरे समधि के पेट जैसे इंडिया का गेट रामा, हमरे समधि हो, हमरे समधि के पेट जैसे इंडिया के गेट रामा। यानी यह भी है, गाली है, ये भद्र गाली है। और सारी गालियों में 3:30 जोड़ दिया जाता है, 3:30 बजे। अब माने कि एक अनुष्ठान है, इसी प्रकार से सिद्धों के यहां भी क्या था कि जो वो पूजा पाठ कराते थे और जो सिद्धि करवाते थे, उन सिद्धियों के समय पर उन्होंने ये गीत लिखे कि इन सारे गीतों का प्रयोग किया जाएगा। उन्होंने जितनी भी पद्धति अपनाई वो एकदम साइंटिफिक थी कि जब हम सिद्धि के लिए जाएंगे तो हम इन गीतों को गाएंगे। इसलिए सिद्धों की जितनी पूरी बातचीत है, जितना भी उन्होंने लिखा है, वो गीत शैली में लिखा है एकदम से। इसी में हमने कल आपको बताया था नाथ साहित्य की शैली के विषय में।
नाथ साहित्य की शैली के विषय में फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, एक बार जल्दी से बता दीजिए। अमृता, रेखा, कल्पना, सीमा, शशि, उषा, छाया, सुमन, ममता, शशि, चलिए फटाफट बता दीजिए। शैली में पूछ रहा हूं, छंद नहीं पूछ रहा हूं, शैली। कड़वक शैली थी, लेकिन इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, और थोड़ा सा पास में आइए, और पास में आइए। कड़वक ठीक है, और पास में आइए। अरुण जी बताइए, कल तो आप थे क्लास में, बताइए। इन्होंने, ना ना ना, कोई नहीं आ रहा है, कल जो पढ़ाया सब भूल गए। संवाद शैली में लिखा है। नाथ साहित्य किस शैली में लिखा गया है? वह संवाद शैली में लिखा गया है, और सिद्ध साहित्य गीत शैली में लिखा गया है। इसको एकदम याद रखिएगा मुन्ना, कबहू गलत ना हो, नहीं मार देंगे फैट तो मुन्ना टूट जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल है, दिमाग में सेट कर लीजिए। कैसे सेट करना है कि वो सब नाथ थे, योगी थे, एक दूसरे से बैठ के बातचीत करते थे, और जो बातचीत करते थे उसी संवाद शैली में ही उन्होंने अपनी रचनाओं को लिख दिया है। उसका जो यूज था, उसके उपयोग को आधार बनाकर ही उन्होंने इसको लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। घोर अधारे चंदमणि जिमी उज्जोव करे, और परम महासुके सुकणे दुरे अशिष हरे। घोर अधारे चंदमणि, घोर अधारे चंदमणि और जिमी उज्जो करे, परम महासुके सुकणे दुरे अशेष हरे। एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है सराहपा। देखिए, सराहपा एक गाना है, आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा गाना है? तेरा सराहपा ऐसा है हमदम। दो गाना है, एक दो शब्द है, एक है सरहपा, एक है सराफा, एक है सर्राफा। दरअसल सराहपा का अर्थ है, जो गाने में प्रयोग किया जाता है वो सराहपा नहीं है। उसका मतलब होता है, ये खोपड़ी है और ये टांग है, यहां से लेकर यहां तक का जो वर्णन है, यानी नाखून से लेकर खोपड़ी यानी सर के बाल तक, एक एक अंगों का जहां पर वर्णन किया जाता है उसको सराहपा कहते हैं, यानी कि उसे नखसिक वर्णन कहते हैं। ठीक है, जहां पर यहां से लेकर यहां तक का वर्णन है। कैसे याद रखेंगे? घोर अधारे चंदमणि जिम उज्जे करई। अब इसका अर्थ आपको नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं मालूम है, कैसे याद करें पंक्ति को? गारसा दत्तासी ने हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह को माना है। उन्होंने, गारसा दत्तासी ने क्या किया है कि किसी को माना नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो कवियों का लिखा है नाम, वो वर्णों के आधार पर लिखा है, वर्णों के अनुक्रम के आधार पर लिखा है, वो भी अंग्रेजी के अल्फाबेट के आधार पर लिखा है। तो जो भी नाम आएगा वो कैसे होगा? अल्फाबेट के आधार पर होगा, ए बी सी डी ई, इस तरह से। भाई डोंट, आप कोई फब्बती नहीं कसेगा, ये बंदरिया है क्या? ये सी इज ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की मैंने बनाई। तो उन्होंने अल्फाबेट के आधार पर बनाया, तो उस अल्फाबेट में सबसे पहला कवि कौन आता है ये आपको बताना है। तो घोर आधारे चंदमणि, आपको यहां चंदमणि याद रखना है, और यहां सराहपा याद रखना है। और सराहपा कहां है? चंदमणि, खोपड़ी पर, ऐसे। नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट। मनहु कला सस भान कला 1600 बन्य, और विगसी कमला स्त्रिग भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय। मनहु कला सस भान कला 16, मनहु कला ससभान कला, बताइए। मनह कला ससभान कला 1600 बन्य,
और विगसी कमल स्त्रगी भ्रमर बेनु खंजन मृग लुट्टिय। ये कहां से लिया गया है? पांच कवि। ये लिया गया है पृथ्वीराज रासो से। तो कई बार सीधे सीधे नहीं पूछा जाता कि पंक्तियां कहां की हैं। कभी कभी कवि का नाम पूछ लेता है और कभी कभी सीधे पंक्ति पूछ लेता है। ठीक है, आसान प्रश्न था। काली कहल पिय सांझ हिरे जाइब मैं मारू देश। काली कहल पिय सांझ, बताइए। अमीर खुसरो, कल्हड़, नरपतिनाल या विद्यापति? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखते हैं किसने क्या क्या जवाब दिया है। तो जवाब आ रहा है 6 का डी, विद्यापति, और कुछ लोग 6 का सी कह रहे हैं, नरपति नाल। इसी में कंफ्यूजन है। बताइए भाई, किसका कथन है काली कहल पिय? देखिए यहां पर आप देखिए तो एक शब्द आ रहा है कहल। कहल शब्द से अगर आप चाहें तो बहुत कुछ आप अपने से एक ट्रिक मार सकते हैं। मतलब अगर आप बिना देखे उत्तर लगाना चाहते हैं, अगर आपको नहीं भी मालूम है तब भी आप लगा सकते हैं। काली कहल पिय सांझ रे। इनकी एक रचना है पदावली, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई है। बाकी सारे कवि जो हैं आपके यहां, कल्हड़ संस्कृत के कवि हैं, अमीर खुसरो खड़ी बोली में लिखते हैं, नरपतिनाल अभ्रंश भाषा में लिख रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति है जो मैथिली में लिख रहा है। तो बहुत आसानी से अगर आप चाहते तो तुरंत जो है इसे आप तुक्का मार के सही कर सकते थे। तो थोड़ा सा तुक्का मारने की शक्ति का विकास करिए वत्स, तुक्का मारने की शक्ति का विकास करिए, यानी अपने दिमाग का अधिकतम उपयोग करिए। ठीक है, नेक्स्ट। पुरुष कहानी हो कहो जस पंथावे पुत्रु। ये तो आप सब बता ही देंगे। पुरुष कहानी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, कोई नहीं। अब यहां ये तो आप जानते हैं कि विद्यापति की पंक्ति है। ये आप जानते हैं कि ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है। लेकिन मैंने आपसे ये पूछा ही नहीं कि ये पंक्ति किसकी है, क्योंकि ये ट्रेंड है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अब ये नहीं पूछा जाएगा। अब ये पूछा जाएगा कि पुरुष कहानी हो कहो जसु पंथाओं में पुत्रु, यह किस रचना से ली गई है, ये आपसे पूछा जाएगा। पुरुष कहानी। अब ये कथन जो है उनकी एक रचना थी, कीर्तिलता। रचना का नाम क्या था? कीर्तिलता था। और कीर्तिलता में ही उन्होंने कीर्तिलता को कहानी कहा है। क्या कहा है? कीर्तिलता को उन्होंने कहानी कहा है। समझ में आ गया? फटाफट बता दीजिए, कीर्तिलता जो रचना है किसके दरबार में लिखी गई थी? जल्दी से आप सब बता दीजिए, कीर्तिलता के विषय में किसके दरबार में लिखी गई थी? कीर्तिलता 14वीं शताब्दी की रचना है और अपभ्रंश में लिखी गई है। विद्यापति ने इसे कहानी कहा है। कीर्तिलता विद्यापति की आरंभिक और पहली रचना भी मानी जाती है। विद्वान इससे असहमत भी हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि इन्होंने इसे 16 वर्ष की उम्र में लिखा था। ठीक है, तो ये कीर्तिलता इसका राइट आंसर है, जो कि कीर्ति सिंह के दरबार में लिखी गई। एकदम सही जवाब है। 8वां प्रश्न। खने खने नयन को नयन सरई, ओ खने खने वसत धूलि तनु भरई। ये पंक्ति बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। इस पंक्ति को देखने के बाद लगता है कि विद्यापति बहुत नजदीक से सारी चीजों को देखते थे, बहुत दूरदृष्टि थी। वो बताते हैं,
दरअसल उनकी कविता में जो भी कन्या है, जो भी स्त्री है, वह 16 साल तक की है। इसके बाद की स्त्रियां उनके यहां आउटडेटेड हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं। तो बता रहे हैं कि 16 साल की जो युवती है, वो कहां से देखती है? वो देखती है इस तरह से, इस तरह से देखती है। यानी आंखें की पुतली कहां जा रही है? एकदम कोने में चली जा रही है। खने खने नयन कोन अनुसरई, वो आंखों के कोनों से देखती है, क्योंकि उसके अंदर शर्म है, हया है, लज्जा है। अब आज कल पुरुष बड़े द्वंद्व में फंस गए हैं। एक तरह का पुरुष चाहता है कि लड़की एकदम मॉडर्न होनी चाहिए, और एक तरह का पुरुष है जो चाहता है कि लड़की एकदम हया वाली होनी चाहिए, विद्यापति वाली होनी चाहिए, जो जिससे आंख मिलाकर बात करें और कह दें कि तुम बहुत सुंदर हो प्रिय, तो अपने हाथ के नाखूनों को ऐसे कुतरते हुए धत कह के सर नीचे करके भाग जाए। कुछ लोग चाहते हैं किस तरह की स्त्री होनी चाहिए, और कुछ लोग चाहते हैं कि स्त्री ऐसी होनी चाहिए कि आंख में आंख मिलाकर और मुस्कुरा कर कहे, और बताओ बेटा, और बोलो। ये दो तरह का है। तो विद्यापति ने जो पंक्ति लिखी, वो लिखी कि खने खने नयन कौन अनुसरई। वो जब 16 साल की युवती है, तो वो अपने आंखों के कोरों से देखती, क्योंकि उसके अंदर हया बहुत ज्यादा है, शर्म बहुत ज्यादा है, लेकिन विषम लिंग के प्रति आकर्षण भी उतना ज्यादा है, तो बिना देखे नहीं रह पाती, देखती है और उतनी देर में स्कैन करके जूम करके देख लेती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये किस रचना से लिया गया है, ये आपको बताना है। खने खने नयन कोने अनुसरई, तो यह भी बात उन्होंने कीर्ति लता में लिखी है। कहां लिखी है? कीर्ति लता में। ठीक है। अरे आप लोग तो इतना ज्यादा कहते, एक आंख छोटी एक बड़ी। अरे अगर लड़की की आंख खराब है, या अपनी भाषा में कहें कि टिपंकी है, तो क्या वो नहीं देख सकती क्या? विद्यापति ने तो नहीं लिखा था कि लड़की टिपंकी है, या एक आंख छोटी है एक बड़ी है। ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं था ना। उन्होंने तो वही लिखा है कि खने खने ने कौन अनुसर, बात खत्म हो गई, कोई बात नहीं है। चलिए, अवधू रहिया हाटे बाटे रूप बिरस की छाया, और तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। अवधू रहिया हाटे बाटे, अवधू रहबे हाटे बाटे, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए। ये तो आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। गोरखनाथ। गोरखनाथ क्या है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए, ससुरी निंद गेल बहुड़ी जाग, ये पंक्ति किसकी है? अब देखिए, ये एकदम से ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको याद कैसे करना है। देखिए, जैसा जानवर है वैसे ही उसके साथ हम व्यवहार करते हैं। अब अगर गाय है तो गाय के जैसे उसके साथ बातचीत करेंगे, और अगर कुकुरिया है तो कुकुरिया के लिए क्या कहेंगे? अरे ससुरी को बहने भगाए थे, बहने फिर से लौट के आ गई, एकदम से। तो ऐसे याद करेंगे। कुकुरिपा का कथन है, ससुरी निंद गेल बहुड़ी जाग, हवनी वासी खमण भतारे मोहारे बिगोवाड़न। ये जो कथन है, ससुरी निंद गेल बहुड़ी जाग, ये किसका कथन है? यह कुकुरिपा का कथन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। अंजन माहि निरंजन भेड़या, तिलमुख भेट्या तेलम, और मूर्ति माहि अमूर्ति परस्या, भया निरंतर खेलम।
ठीक है, अब आपको बताना है कि यह पंक्ति जो है वह किसकी है। बहुत आसान है, चलिए फटाफट बता दीजिए। अंजन माहि निरंजन भेड़िया। अब एक शब्द इसमें आप टारगेट करिए, अलख निरंजन। क्या याद रखिए, अलख निरंजन। तो निरंजन, अवधूत इत्यादि जो नाम है वो किससे संबंधित है? गोरख पंथ से, गोरखनाथ से संबंधित है। तो तुक्का भी मारेंगे तो यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। यह किसकी पंक्ति है? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। उक्ति धर्म विशालस्य, बताइए फटाफट। उक्ति धर्म विशालस्य, देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि हमें इसमें लग रहा है कि यार ये संस्कृत में लिखा है। संस्कृत में लिखा है इसका मतलब क्या होगा, किसने लिखा होगा? संस्कृत में लिखा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो सकता है कुछ देर के लिए मन में। तो ये जो है पंक्ति पृथ्वीराज रासो से ली गई है। कहां से ली गई है? पृथ्वीराज रासो से। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उक्ति धर्म विशाल से राजनीति नवरसम खट भाषा पुराणम च कुरानम कथितम मया। इसमें सारी चीजों की चर्चा की गई है, इससे ये लगता है कि ये ग्रंथ बाद में लिखा गया, और राइट आंसर हो जाएगा आपका पृथ्वीराज रासो। राजनीति पइयो ज्ञान पाइयो सो जानियो उकति जुगति पाइयो अर्थ घटी बड़ी उन्मनिया। राजनीति पाइयो ज्ञान पाइयो सुजानय उकति जुगति पाइयो अरध घटी बढ़ी उनमिया। पृथ्वीराज बीसल देव पाहुड़ दोगा बसंत विलास। भाषा से आप तुरंत समझ सकते हैं, पाइये पाइये उनमिया ये तुरंत आप समझ सकते हैं कि इसमें पृथ्वीराज रासो है। कई बार आपको पंक्ति नहीं समझ में आ रही, उसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, आप तुरंत क्या कर सकते हैं कि उसके भाषा को आधार बनाइए, भाषा को एक रूपता रखिए, तुरंत उसका जवाब आप बता देंगे। जैन मंदिरों में श्रावक लोग किस समय ताल देकर रास का गायन करते थे? कसम से अगर यह प्रश्न किसी का गलत हो गया ना, तो अवधि में एक शब्द है, घुटकी दबा देंगे तुम्हारा। घुटकी नहीं, तुम्हारा गला दबा देंगे। गलत नहीं होना चाहिए, बताइए। जैन मंदिरों में श्रावक लोग किस समय ताल देकर रास गायन करते थे? 14 कस्सी, एकदम सही बात है। श्रावक लोग मतलब जैन तीर्थंकर जो थे, उन्होंने जितनी रचनाएं लिखी हैं अपने धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा है। अलग से उनके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने साहित्य रचने के लिए सब नहीं लिखा, उन्होंने अपने धर्म का उपदेश देने के लिए और जैन तीर्थंकरों की जीवनी लिखने के लिए ये ग्रंथ लिखे। और उनके द्वारा जो रास लिखा जाता था वो रात के समय गाया जाता था। कब गाया जाता था? रास, रात। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे सांप्रदायिक कहकर साहित्य क्षेत्र से बाहर रखा? तो यहां ये ई कर देते हैं ऊपर। सिद्ध और नाथ, संत साहित्य, सूफी काव्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाफट। हाँ, अगर सही में अगर मुझे ऑफलाइन पढ़ाना हो ना, तो हम घुटकी दबा ही दें आप सबकी पकड़ के।
इतने आलसी हो गए आप सब, पढ़ना लिखना एकदम भूल गया है। फटाफट बताइए। तो सिद्ध और नाथ साहित्य जो है एकदम सही बात है। तो इसमें तीन चीज है, सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य। इन तीनों को शुक्ल जी ने बाहर रखा क्योंकि वो मानते थे कि सांप्रदायिक साहित्य है। शंभू ने पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक और सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा है? फटाफट बताइए। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आसान से प्रश्न है, फटाफट जवाब दीजिएगा। एकदम सही बात है, चतुर्मुख कवि को। उन्होंने बताया कि चतुर्मुख इसके प्रवर्तक भी हैं और इसके सर्वश्रेष्ठ कवि भी हैं। ये चतुर्मुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां सूची का मिलान करना है, तो बहुत आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सूची सुमेलित करने में। जोइंदु, पुष्पदंत, डोम्भिपा। देखिए, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि हो गया, पुष्पदंत का महापुराण हो गया। और अब आपको बताना है कि जोइंद और डोम्भिपा की रचना कौन सी है। तो लोगों ने कहा है, ललिता भारती ने 17 का बी कहा है। बी देखते हैं क्या है भाई। ए का 2, ठीक है, बी का 1, पुष्पदंत का ये तो होगा ही नहीं, बी का 1 तो होगा ही नहीं। चलिए, और किसने क्या कहा है? 17 का बी ही लोग कह रहे हैं। बी कैसे होगा भाई? बी में ए का दूसरा जोइंदु का योगसार कर देंगे, बी का पहला पुष्पदंत का प्रबंध चिंतामणि, सी का तीसरा जैनाचार्य मेरुतुंग का महापुराण, और डी का चौथा डोम्बिभा का योगचर्या। यही सही है? एक बार और विचार कर लीजिए, एक बार और विचार करिए क्या सही है। गोविंद योगाचार्य, इतने छोटे छोटे प्रश्न कैसे गलत हो रहे हैं? अच्छा, डी 2 जगह है, ए बी सी डी, ए, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये 2 जगह है। इसको वाला चेक करते हैं, बी को। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा, ठीक है। देखिए, शुक्ल जी के किताब में एकदम सही बात है कि बीसल देव रासो ने 1 वर्ष उड़ीसा में बिताया था, ये दिया गया। नगेंद्र किताब में बच्चन सिंह वगैरह उसको बताते हैं कि 12 वर्ष बिताया है। तो शुक्ल जी ने जो बताया है वो अधिक प्रामाणिक नहीं है। अगर किसी का नाम बिना पूछे पूछा जाएगा तो आपको 12 वर्ष जवाब देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन मंदिरों में श्रावक लोग किस समय ताल देकर रास गायन करते थे? 2 बार क्वेश्चन आ गया। चलिए, ये वाला देखते हैं। जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, उनके पास अपने मत के समर्थन के लिए केवल 2 तर्क हैं। प्रथम तर्क वे यह प्रस्तुत करते हैं कि सरहपाद की रचनाएं अभ्रंश साहित्य का अंग है, और दूसरा तर्क यह है कि सरहपाद के समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की रचना परंपरा नहीं मिलती। ये दोनों तर्क निराधार हैं। उपयुक्त कथन किसका है? जो विद्वान सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि नहीं मानना चाहते, फटाफट बताइए। देखिए, हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो है यहां पर रिपीटेड भी हैं, ठीक है। तो उसी में से एक कथन यह भी है, कुछ लोग बच्चन सिंह कह रहे हैं, कुछ लोग राम कुमार वर्मा, कुछ लोग रामचंद्र शुक्ल, कुछ लोग डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं। बताइए। फटाफट जवाब दीजिए, कसम से बहुत गुस्सा आ रही है। ये क्वेश्चन मैं एक बार आप सबको करवा चुका हूं,
तो जो क्वेश्चन आपको एक बार करवा चुका हूं प्रिय, वो कैसे गलत हो रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। हम्म। प्रभु जी दिमाग कहां रहता है आप सबका? 19 का सी यही होगा। कुछ लोग सी कह रहे रामचंद्र शुक्ल। चलिए मैं बताता हूं। देखिए यहां पर जब हम देखते हैं कि इस का खंडन किसने किया है, जिसको निराधार किसने कहा है, यह प्रश्न अगर बनता है। जब निराधार वाला प्रश्न बनता है तो एक तो नगेंद्र का नाम आता है, नगेंद्र सही हो सकते हैं, या फिर इसमें सही हो सकते हैं आपके बच्चन सिंह। अब दो तो हमने काट दिया, रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा को हमने काट दिया। अब यहां पर दो में से एक आपका सही होगा। ठीक है, दो में से एक आपका सही हो जाएगा। अब कौन सा सही हो रहा है आप ये बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने ही कहा था कि जो विद्वान सरापात प्रथम कवि नहीं, उनके पास अपने के समर्थन के लिए केवल दो तर्क हैं। प्रथम तर्क वे या प्रथम है, और दूसरा तर्क यह है कि सरापात के समय से 11वीं शताब्दी तक हिंदी की परंपरा नहीं मिलती। ये निराधार है। उपयुक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र का। कितने लोगों ने नगेंद्र बताया था? अपनी पीठ थपथपा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवांत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? किस कृति में हुआ है यह आपको बताना है। फटाफट बताइए। देखिए एक रचना यहां पर आती है जो कि किससे संबंधित है? विद्यापति से संबंधित है। विद्यापति ने कीर्तिलता रचना के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह मत अपना दिया है। एक प्रश्न यहां यह उठता है कि विद्यापति की किस रचना में जौनपुर शहर का वर्णन है? जौनपुर शहर का वर्णन विद्यापति की किस रचना में मिलता है? यह आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइए। यह भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। फटाफट बताइए कि जौनपुर शहर का वर्णन विद्यापति के किस रचना में मिलता है? कीर्तिलता में। ठीक है, लेकिन एक चीज यहां और आती है कि विद्यापति की कीर्तिलता पर किसने आरोप लगाया कि यहां जो वर्णन है उसमें ऐसा लगता है कि कभी भी विद्यापति स्वयं जौनपुर शहर नहीं गए थे। अगर वो जौनपुर शहर गए होते तो वहां की गोमती नदी का वर्णन जरूर करते। अगर गोमती नदी का वर्णन उन्होंने नहीं किया तो ऐसा ही है कि आप बनारस शहर का वर्णन करें और गंगा का वर्णन न करें। इस प्रकार से किसने बात कही है कि आप जौनपुर शहर जाइए और गोमती का वर्णन करिए? ये ऐसी बात है जैसे बनारस शहर का वर्णन करते समय आप गंगा को भूल जाइए। इस चीज से हमें लगता है कि ये विद्यापति कभी भी जौनपुर शहर नहीं गए थे और यहां पर उन्होंने कृत्रिम वर्णन किया है जो उस समय का एक ट्रेंड था। तो ये जो बात आलोचनात्मक कथन के रूप में कही गई, ये बच्चन सिंह ने कहा था। किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। और यहां पर जो ऑप्शन बन रहा है कीर्तिलता बन रहा है। नेक्स्ट, आचार्य शुक्लानुसार कौन सिद्धों से अपनी अलग परंपरा बनाने के लिए पंजाब चले गए और वहां बालनाथ कहलाए? बताइए।
कुछ लोग तो नींद में जवाब दे रहे हैं और कुछ लोग ऐसे चलाते चलाते सो जा रहे हैं मोबाइल हुआ। जागते रहो, सो नहीं भैया, जागते रहो। फटाफट बताइए, आचार्य शुक्लानुसार कौन सिद्धों से अपनी अलग परंपरा बनाने के लिए पंजाब चले गए और वहां बालनाथ कहलाए? एकदम सही जवाब है जालंधर नाथ। देखिए, अब ये कहां चले गए? जालंधर। अब आप कैसे याद रखेंगे? तो ये सिद्धों से अलग परंपरा बनाने के लिए पंजाब चले गए। पंजाब क्या है? 5 आब, 1 2 3 4 5। आब माने पानी, पानी का मतलब जल, और नाम क्या है? जालंधर नाथ। ऐसे ट्रिक बना के आपको याद रखना है, ठीक है? याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त होती है, आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए आया है? किस रचना के लिए आया है? चलिए फटाफट बताइए। नींद आ रही है? बढ़िया, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। नहीं, घर में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग हो तो उससे कहिए कि एक थप्पड़ मार दे मुंह पे, अपने आप सारी नींद खुल जाएगी। इतना अगर कोई कर दे आपके आसपास वाला तो निश्चित तौर पर नींद नहीं आएगी, एकदम नींद भाग जाएगी। फटाफट बताइए, अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यहीं समाप्त होती है, आचार्य शुक्ल का यह कथन किसके लिए आया है? ये बताइए। हम्मीर रासो, प्रबंध चिंतामणि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और परमाल रासो। हाँ, बालनाथ का टीला, पद्मावत में इसका जिक्र भी मिलता है, एकदम सही बात है। राइट आंसर बताएंगे। एक रचना है साथियों जिसका नाम है हम्मीर रासो। रचना का नाम क्या है? हम्मीर रासो रचना है। और हम्मीर रासो को ही शुक्ल जी बताते हैं कि यहीं से अपभ्रंश रचनाओं की जो परंपरा है वह समाप्त होती है। हम्मीर की कथा को लेकर हिंदी में बहुत सारे वर्णन मिलते हैं, कई ग्रंथों का निर्माण यहां पर हुआ है। सारंगधर ने अपभ्रंश भाषा में हम्मीर देव पर एक काव्य लिखा है। सारंगधर हम्मीर के प्रधान सभासद राघव देव के पौत्र भी थे और विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में इनका एक समय माना जाता है। प्राकृत पेंगलम में हम्मीर की प्रशस्ति के कई छंद दिए गए हैं और इसी आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुमान है कि सारंगधर के हम्मीर रासों से उद्धृत किए गए हैं। हम्मीर रासों की कोई मूल प्रति अभी तक नहीं मिलती है। और शुक्ल जी इसके विषय में कहते हैं कि परंपरा से प्रसिद्ध है कि उन्होंने हम्मीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भाषा में रचना की थी। यह काव्य आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हम्मीर रासो का नाम मिलता है। प्राकृतिक पेंगलम सूत्र उलटते पलटते मुझे हम्मीर की चढ़ाई, वीरता आदि के पद्य छंदों के उदाहरण मिले हैं। मुझे पूरा निश्चय के पद्य असली हम्मीर रासो के ही हैं। तो यहां पर राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर आपका हम्मीर रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, पर काव्य ग्रंथों में सत्य घटनाओं के बिना किसी प्रयोजन कोई उलटफेर नहीं किया जाता। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी तो काव्य ग्रंथ है, इसमें क्यों घटना और नाम सही है? ये आपको बताना है किसका कथन है। फटाफट बताइए। जागते रहो, जागते रहो और सवाल का जवाब देते रहो। फटाफट बताइए। चलिए, आप लोगों को तो बना बनाया खाना मिल जाएगा। अभी तो मैं आपको पढ़ा के जाऊंगा, फिर खाना बनाऊंगा, फिर खाऊंगा और फिर सुबह 6 बजे उठ जाना है। कंफर्ट जोन छोड़िए, थोड़ा सा और एक्टिव होइए, पढ़ाई लिखाई शुरू करिए। चलिए फटाफट बताइए। तो यह जो प्रश्न है कि माना कि रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है, यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। देखिए, पृथ्वीराज रासो को किस ग्रंथ के आधार पर जाली ग्रंथ कहा गया था और किसने कहा था? तो एक का जवाब तो इसमें मिल जाता है कि पृथ्वीराज विजय, जो कि कश्मीर में लिखा गया था, जयानक का काव्य है, जिसके आधार पर ही क्या कहा गया था? रामचंद्र शुक्ल इत्यादि बहुत सारे लोगों ने इसे अप्रामाणिक घोषित किया था, इसी आधार पर, ठीक है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के संस्करण से संबंधित असंगत कथन है। चार ऑप्शन यहां पर दिख रहे हैं, थोड़े छोटे दिख रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूं। क्या कथन है? प्रथम संस्करण नागरिक प्रताड़नी सभा काशी द्वारा संपादित है, जिसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित है। संस्करण में 69 समय और 16,306 छंद है। द्वितीय संस्करण में 7,000 छंद है, इसका प्रकाशन नहीं हुआ। इसकी प्रतियां आबोहार में सुरक्षित है, जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई है। तृतीय संस्करण लघु संस्करण है, जिसमें 19 खंड और 3500 छंद है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां अजमेर में सुरक्षित है। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद है। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे ही मूल रासो मानते हैं। इसमें आपको बताना है असंगत कथन कौन सा है, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको असंगत कथन बताना है। सर आप बहुत दुबले पतले हो गए। हाँ भाई, आजकल सुबह उठ के 3 किलोमीटर दौड़ता हूं। क्या करेंगे मोटे ताजे होके, कोई मतलब नहीं है, बीमारियां ही आएंगी, तो पतले दुबले रहेंगे। और तो जब से ये गाना आया है तब से और हम प्रोत्साहित हुए हैं। कौन सा गाना आया था? तार पतले, तार बिजली से पतले हमारे पिया। तो बड़ा उत्साह मिला कि भाई पतले लोगों की भी इज्जत है। तो हमने कहा मोटा होने से कोई इज्जत मिलेगी नहीं, पतला ही हो जाते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ध्यान से देखा हमें। बहुत दिन बाद मुझे लगता है क्लास करने आए हैं आप। बहरहाल, तो यहां पर क्या है कि बताना है कि कौन सा कथन असंगत है, कौन सा कथन असंगत है। तो असंगत कथन में देखें तो यहां पर ये सही है ए। खुल जा भाई, क्या छोटा हो जा रहा। पहला कथन असंगत नहीं है, सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, तीसरा जो है वो असंगत है। तृतीय संस्करण लघु संस्करण, जिसमें 19 खंड और 3500 छंद है। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां अजमेर में सुरक्षित। हाँ, किसी के पिया नहीं है, कभी न कभी तो होंगे भैया। आप लोग क्या चाहते हैं कि बिया शादी ना हो हमारा? 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मिश्रबंध? बताइए, फटाफट बताइए, टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन समाप्त करना है। फटाफट बताइए। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषाएं पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। देखिए, इनमें से जितने आलोचक हैं, इन आलोचकों में एक आलोचक ऐसा भी है जो भाषा का भी पारखी है, और खास करके उसने अपभ्रंश भाषा पर काफी काम किया है। इस तरीके से ये राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हालचाल ज्यादा मत पूछिए, पहले जवाब दीजिए, नहीं मार देंगे तो नाक टूट जाएगी। सब फटाफट पहले जवाब दीजिए, जितने क्वेश्चन पूछ रहा हूं सभी लोग जवाब दीजिए, उसके बाद बतियाइएगा क्या हाल है, हम भी आपसे बतियाएंगे हमारा भी हाल का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की भाषा कहा है? बीसल देव रासो, खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताइए। एकदम बेठिकाने की भाषा। देखिए, एकदम बेठिकाने की भाषा पृथ्वीराज रासो को कहा। उसकी भाषा पे उनको बड़ा संदेह हुआ कि भाई समझ में नहीं आ रहा है कहां से भाषा किस तरह से बदल जा रही है। तो ये कथन किसका हो जाता है? पृथ्वीराज रासो के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। उपयुक्त कथन है नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृथ्वीराज विजय सिंह। फटाफट बताइए। चलिए फटाफट बताइए। भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है। इनके साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई है। सिद्धों के विषय में कह रहे हैं, भक्तिवाद पर सिद्धों का प्रभाव है।
भक्तिकाल पर सिद्धों का प्रभाव है। सबसे महत्वपूर्ण देन यह है कि आदिकाल की प्रामाणिक सामग्री प्राप्त हुई। तो यहां पर शुक्ल जी ने तो सिद्ध को एकदम से स्वीकार ही नहीं किया, नगेंद्र की बात ही नहीं है, बच्चन सिंह ने भी बहुत खास महत्व नहीं दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी संतों पर भी महत्वपूर्ण बात रखते हैं और सिद्धों पर भी। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब ये कठिन कठिन प्रश्न थे, थोड़े से आसान प्रश्न अब आपको दिखा देते हैं। थक गए होंगे आप लोग। चलिए, वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? चलो, बहुत सारे लोग बहुत देर से जवाब नहीं दे रहे, तो हमने कहा कुछ आसान प्रश्न भी रखा जाए, तो थोड़ा सा फिर धीरे धीरे कठिन प्रश्न बनाएंगे। चलिए फटाफट बताइए, वीर गाथा काल को आदिकाल नाम किसने दिया? कुछ आसान प्रश्नों को लेते हैं, फिर कठिन प्रश्नों की तरफ फिर बढ़ेंगे। फटाफट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, आदिकाल को किसने क्या कहा है। ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आदिकाल का जो नामकरण है वो आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए नामकरण जैसे बहुत सारे प्रश्न यहां बनते हैं। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, फिर रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल, रामकुमार वर्मा ने संधिकाल चारण काल, गणपति चंद्र गुप्त ने प्राचीन काल इसे कहा और आदिकाल के नाम से व्यवहित किया। रामखेलावन पांडे ने संक्रमण काल कहा, नगेंद्र ने आदिकाल कहा, बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल कहा, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने आदिकाल ही स्वीकार किया है। तो ये कुछ प्रमुख नामकरण है मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाल रासों का रचयिता कौन है? आसान सा प्रश्न है, बहुत खास इसमें दिक्कत हमको नहीं लेनी है। परमाल रासो जगनिक का है, इसे आलाखंड के नाम से जानते हैं। गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? यह प्रश्न जितना आसान है उतना खतरनाक है, यह प्रश्न गलत बहुत ज्यादा होता है। तो कुछ आसान से प्रश्न ले रहे हैं, जल्दी से आप लोग जवाब दे दीजिए, फिर कठिन प्रश्नों की ओर हम सब बढ़ चलेंगे। फटाफट बता दीजिए, गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, किस भाषा में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है गाथा सप्तशती की भाषा। ठीक है, चलिए 104 नंबर में चलते हैं। 12 मासा का सर्वप्रथम रचनात्मक प्रयोग किस हिंदी काव्य में हुआ? 12 मासा का सर्वप्रथम रचनात्मक प्रयोग किस हिंदी काव्य में हुआ? बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो या खुमान रासो? जल्दी जल्दी अब जवाब देते चलिए आप लोग, देखते हैं कितना सही जवाब आता है। प्रश्न संख्या 104 का जवाब देना है। देखिए यहां पर अगर बात करें खुमान रासो, जो की रचना है दलपति विजय की। किसकी रचना है? दलपति विजय की है, और इन्होंने लिखा है खुमान रासो। क्या यही जवाब सही है? 4 का डी अरविंद कह रहे हैं, कल्पना जी कह रही हैं डी, कुछ लोग कह रहे हैं बीसल देव रासो। अच्छा, बीसल देव रासो सही है। चलिए बताइए, देखिए नींद आपकी थोड़ा सा उड़ाना जरूरी है। जैसे अभी तो मुझे ये लग रहा है कि मैं अगर ये कह दूं कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, कुछ लोग कहेंगे हाँ गुरुजी नहीं लिखा, नहीं लिखा है, नींद में है और एकदम से कमेंट किए जा रहे हैं। जागो मोहन प्यारे और सही जवाब दो, जागो और सही जवाब दो। अब बताइए, 12 मासा का सर्वप्रथम रचनात्मक प्रयोग किस हिंदी काव्य में हुआ है? रचनात्मक प्रयोग किस हिंदी काव्य में हुआ है? बताओ भैया। बीसल देव रासो, ठीक है। नेक्स्ट, कीर्ति लता एवं कीर्ति पताका का रचयिता विद्यापति। आदिकाल में सर्वप्रथम किस कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया? आसान है, अमीर खुसरो।
मैथिल कोकिल किस नाम से प्रसिद्ध हैं? विद्यापति। रासो काव्य की संवेदना निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? ये आपको बताना है। बताना है आपको कि रासो काव्य की संवेदना निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं? भक्ति और मोक्ष, काव्य शिक्षा और गृह शिक्षा, युद्ध और प्रेम, इतिहास और पुराण। ये बताना है। ये प्रश्न आज का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा प्रश्न। देखिए, रासो काव्य की संवेदना दो ही चीज पर थी, एक प्रेम है और दूसरा युद्ध है। रासो काव्य का महत्वपूर्ण उदाहरण है, महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बताना है किसमें क्या है कि महत्वपूर्ण उदाहरण आपको बताना है किसका महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है। तो आप सब जानते हैं पृथ्वीराज रासो 69 समय वाला। किन रचनाओं के केंद्रीय चरित्र आल्हा और उदल हैं? परमाल रासो, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के साथ किसके युद्ध का वर्णन किया है? ये प्रश्न एकदम 100% वाला है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ताजा ताजा प्रश्न आपके लिए छीटा मार के लाया हूं। इसका सही जवाब देना है, बताइए। आपको देना है कि पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज के साथ किसके युद्ध का वर्णन किया है? साहबुद्दीन गौरी, मोहम्मद गौरी, अकबर या शेरशाह सूरी का? जो जाग रहा होगा वो सही जवाब देगा। तो यहां पर मोहम्मद गौरी और साहबुद्दीन गौरी भी है, जो जाग रहा होगा वही सही जवाब देगा। दोनों जगह गोरी ही है, ठीक है, वो वाली गोरी नहीं है। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा या के यहां रे, वो वाली गोरी नहीं है। यहां या तो साहबुद्दीन गौरी होंगे या तो मोहम्मद गौरी होंगे। अब आपको जवाब देना है कि वास्तव में कौन से गोरी थे। भैया इतने सारे विद्वान हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ लोग साहबुद्दीन कह रहे हैं, कुछ लोग मोहम्मद गौरी कह रहे हैं। वाह, क्या कहें आप लोगों को, ऐसा मन करता है कैसे उठा के पटक दें, खोपड़ी ओपड़ी फट जाए। इतना आसान सा सवाल, इतना ज्यादा कंफ्यूजन है। अरे कैसे जीवन बीतेगा भैया, है? पृथ्वीराज रासो के विषय में नहीं बता पा रहे हो। बताओ, इस पर एक फिल्म भी बनी थी। नहीं बताएंगे इसका जवाब। सर आप गाने बहुत गाते हो, क्या करे जीवन में और क्या ही बचा है। नहीं बताएंगे इसका जवाब, इसका जवाब छोड़ रहा हूं। इतना आसान सा सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे पा रहे हो, दुखी कर दिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्बोधन की आदिकालीन रचना बताइए। ये प्रश्न संख्या 112 है, 112 नंबर का प्रश्न है। पद्मावती एक फिल्म आई थी, वो देख लो, पद्मावत अपने आप सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय उद्बोधन की आदिकालीन रचना बताइए, ये आपका 112 नंबर का प्रश्न है और सही जवाब होगा जिसमें राष्ट्रीय उद्बोधन किया गया है और वो है आपका परमाल रासो। इसके पहले जितने भी काव्य आपको मिलते हैं उन काव्यों में कहीं भी किसी प्रकार का राष्ट्रीय उद्बोधन नहीं मिलता। राष्ट्र के विषय में, राज्य के विषय में कोई उद्बोधन नहीं मिलता है। बाकी रचनाओं में आप देखिए तो संकीर्ण मानसिकता का पूरा रूप दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय, मनुष्येतर प्राणियों से मिलन एवं संघर्ष, वरदान एवं साफ स्वप्न, संकेत, प्राण प्रक्षेपण इत्यादि किस आदिकालीन काव्य की कथानक रूढ़ियां हैं? ले अभी तक बहुत चिल्ला रहे थे ना, अब इसका जवाब दो तो जानी, फिर इसका सही जवाब दीजिए तब बताऊं। 114 नंबर का सवाल। बहुत जल्दी खत्म कर रहे हैं क्लास, घबराइए नहीं, भागिए नहीं, बहुत जल्दी खत्म कर रहा हूं।
देखिए यहां क्या है कि मनुष्येतर प्राणियों से मिलन, जो मनुष्य नहीं उनसे भी मिलन हो रहा है। संघर्ष है, वरदान है, साप है, स्वप्न है, संकेत है, प्राण है, प्रक्षेपण है, ये सब आपको रासो काव्यों में देखने के लिए मिलता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस कृति में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा की कथा वर्णित है? भोज परमार की पुत्री, ये आपको बताना है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये तो आसानी से भी आप बता सकते हैं। इसका जवाब तो सब लोग नींद में भी दे सकते हैं। तो चलिए अपने नींद का उपयोग करिए और शाबाश जल्दी से जवाब दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जगनीकृत परमाल रासों में महोबा नरेश परमर देव के लिए आल्हा उदल किसके संग्राम करते हैं? अब बताओ, ये वाला सवाल तो जाने। अभी तक तो बहुत कह रहे थे कि हम आला खंड जानते हैं, अब बताओ तो अब समझें कि कितना मामला है सही। फटाफट बताइए, जगनीकृत परमाल रासों में महोबा नरेश परमर्द देव के लिए आल्हा उदल किससे संग्राम करते हैं? मोहम्मद गौरी से, साहबुद्दीन गौरी से, महाराजा पटियाला से या पृथ्वीराज से? यह सवाल एकदम 100% वाला है। किससे युद्ध करते हैं? 115 नंबर का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है आप लोगों के लिए। पटियाला से, परमाल रासों में महोबा नरेश परमर्द देव के लिए आला उदल किससे युद्ध करते हैं? नेक्स्ट, 13वीं सदी के आसपास विकसित हिंदी के एक रूप हिंदवी का बड़ा महत्वपूर्ण कवि है। हिंदवी का कवि, ये तो अमीर खुसरो है, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वीराज रासो का कवि कौन है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना कौन मानते? अब ये बता दो, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत मेहनत से याद करवाया था। ये मैंने आपको बहुत मेहनत से याद करवाया था। बताइए। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक रचना मानते हैं श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बूलर और हीरालाल ओझा। ये आपका प्रश्न है। पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक कौन मानते हैं? प्रामाणिक रचना, देखिए प्रामाणिक वही मानेगा जो मतलब दिल से सुंदर होगा हर चीज को। हाँ ठीक है यार, ठीक है ठीक है। तो सुंदर अगर नहीं है तो उसको हर चीज में कुरूपता नजर आएगी। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि प्रामाणिक रचना श्याम सुंदर दास ने माना। पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक किसने माना? हमेशा अप्रामाणिक किसने माना? यह आपको बताना है। को सर्वथा अप्रामाणिक रचना किसने माना? तो देखिए, जो अंग्रेज थे भारत में आए, कहे यार इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, इनको अप्रामाणिक कह दो। कर्नल आदमी थे, बड़े सख्त थे, कहे नहीं सर्वथा अप्रामाणिक है। कर्नल वर्नल का जो रूप होता है बड़ा सख्त होता है ना, अपने घर में भी बड़े सख्त रहते हैं, हमेशा बंदूक से बात करते हैं। तो कर्नल टाड इज द राइट आंसर, सर्वप्रथा अप्रामाणिक रचना मानते हैं। इन्होंने कह दिया था कि भैया इस रचना को प्रकाशित करना बंद करवाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक कौन मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक कौन मानते हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हर बात को सुना और कहा चलो यार जाने दो, छपवा लेने दो, आधा सा प्रामाणिक है और आधा अप्रामाणिक है, ऐसा मान लेते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो गया। धार्मिक संवेदना और लौकिक प्रेमानुभूति किस साहित्य की संवेदना है? धार्मिक संवेदना और लौकिक प्रेमानुभूति।
धार्मिक संवेदना और लौकिक प्रेमानुभूति किस साहित्य की संवेदना है? चलिए फटाफट बताइए। तो धार्मिक संवेदना ये आपको रास साहित्य में मिलेगी, जो कि जैन से संबंधित है। रास और रासों में अंतर होता है। चलिए भाई, पूरा पिछले वाले प्रश्न पे आ गई है आपत्ति, बताइए कि अप्रामाणिक किसने माना है पृथ्वीराज को? कुछ लोग जाग भी रहे हैं और कुछ लोग सो भी रहे हैं। कर्नल टाड प्रामाणिक मानते हैं, ठीक है, बताइए और लोग? दरअसल ठीक है, तो यहां पर शुक्ल सही है। आपने ट्रिक बताया था प्रामाणिक का, ठीक है, बढ़िया। तो वही मुझे देखना था कि भाई कुछ याद वाद है कि सब नींद में ही है। सर्वप्रथा अप्रामाणिक यानी किसी भी तरीके से उसे मानने के लिए तैयार ही नहीं है, रामचंद्र शुक्ल। अब कहां पहुंचे हैं? ये हो गया। राज साहित्य का प्रसार आदि का, अच्छा ये वाला हुआ है कि नहीं? यहां हो गया। रास साहित्य का प्रसार आदिकाल में किन कवियों ने किया? ये तो आप लोग बहुत जल्दी बता देंगे। चलिए बस एक दो क्वेश्चन और लेंगे, उसके बाद आप सबको छुट्टी कर देंगे। रास साहित्य का प्रसार आदिकाल में किन कवियों ने किया है? अभी अभी मैंने बताया था आपको, जैन कवियों ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है, इनमें से कौन रास साहित्य है? तो रास साहित्य और रासो साहित्य दोनों अलग है, इसको कभी एक मत समझिएगा, ठीक है। रास साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण इनमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसमें अपने आप रास शब्द लगा हुआ है, ठीक है, क के साथ, संदेश रासक, ठीक है, संदेश रासक। आदिकाल में चारण और भाट कवियों ने किस प्रकार के काव्यों की रचना की? आदिकाल में भाट और चारण कवियों ने किस प्रकार की रचना की है, ये आपको बताना है। अब भाट और चारण कवियों ने जो रचना की उसे रासो काव्य कहा गया, और जो रास काव्य लिखा गया वह जैन कवियों के द्वारा लिखा गया, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो चलिए साथियों, आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी, यूजीसी किसी भी कोर्स की कक्षा लेना चाहते हैं, नया बैच लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9628959237। आज की कक्षा और आज के प्रश्नोत्तर आपको कैसे लगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिसका जवाब मैंने नहीं दिया है, उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ने हैं, कहीं से भी किसी भी तरीके से, ठीक है। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। आप लोग इतनी रात तक जगे रहे, मुझे सुनते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।